हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं एंड ये आप लोगों के लिए एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। इससे पहले वाली जो वीडियोस आई हैं उनमें आप लोगों को ये क्वेश्चंस कराए जा चुके हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि अपराध सभी समाजों का अभिन्न अंग है? अपराध को सभी समाजों का अभिन्न अंग बताने वाले कौन हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में है मार्क्स, दुर्खीम, सदरलैंड, लोम्ब्रोसो। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुर्खीम, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दुर्खीम ने अपराध की भी बात की है। किस बुक में उन्होंने बात की है? द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। बुक का नाम क्या है? द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, जिसमें कि उन्होंने अपराध की बात की है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस में कई बार पूछ लेते हैं कि किस बुक में उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है या बात की है। ठीक है, और इनका कहना क्या है कि कोई भी समाज अपराध से मुक्त नहीं है। ठीक है, कोई भी समाज अपराध से मुक्त नहीं है। ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहाँ पर अपराध ना होता हो। ठीक है, किसका कहना है? दुर्खीम का कहना है। और दुर्खीम आगे जाकर ये भी कहते हैं कि ये जो अपराध है, ठीक है, जब ये समाज में कभी कभी देखने को मिलता है, यानी कि कभी कभी होने वाले अपराध समाज की जो समाज में सामूहिक चेतना होती है, ठीक है, या एकता होती है, उसको वे अपराध जो कि समाज में कभी कभी हो रहे हैं, वे सामूहिक चेतना या समाज की एकता को सुदृढ़ करते हैं। इस वजह से अपराध यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रकारात्मक भूमिका अदा करता है। वहीं पर दुर्खीम ये भी कहते हैं कि ये जो अपराध है यह दुष्प्रकार्यात्मक तब हो जाएगा जब समाज में अपराधों की दर जो होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, और ऐसी स्थिति में जो अपराध की दर बढ़ी हुई है उस पर किसी भी तरीके का कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता है, तो एनोमी यानी कि जो प्रतिमानहीनता है वो वाली स्थिति देखने को मिलेगी। तो जो अपराध है उसकी प्रकारात्मक व दुष्प्रकारात्मक बात इन्होंने की है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी समाज है वो अपराध से मुक्त नहीं है। ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहाँ पर अपराध ना पाया जाता हो। तो यहाँ पर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दुर्खीम। नेक्स्ट है, किसने टोटम को आत्महत्या का अवशेष बताया है? ठीक है, टोटम है उसको आत्महत्या का अवशेष बताया है किसने? ऑप्शंस देखिए, दुर्खीम, जे.एफ. मैक्लिनन, मेलानोव्स्की, रेमंड फर्थ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, आप लोगों को पहले भी कराया जा चुका है। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जे.एफ. मैक्लिनन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने टोटेम को आत्महत्या का अवशेष बताया था। दुर्खीम का क्या है? टोटेम से रिलेटेड इन्होंने भी बात की है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर अध्ययन किया था। ठीक है, और वहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति है वहाँ पर टोटम का इन्होंने अध्ययन किया था और उसमें धर्म की उत्पत्ति के बारे में इन्होंने बात की है कि धर्म की उत्पत्ति क्या है। और दुर्खीम टोटम को धर्म की उत्पत्ति का क्या बताते हैं कि यह प्रारंभिक स्वरूप है। ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति में टोटम का अध्ययन करके इन्होंने धर्म की उत्पत्ति के बारे में वर्णन किया है दुर्खीम ने, और टोटम को धर्म की उत्पत्ति का प्रारंभिक स्वरूप बताया है दुर्खीम ने। यहाँ पर टोटम को आत्महत्या का अवशेष बताने वाले कौन हैं? जे.एफ. मैक्लिनन। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पार्सन्स के अनुसार जहाँ प्रत्याशाओं को समझा नहीं जाता है और जहाँ समझ लिए जाने पर पूरा नहीं किया जाता है वहाँ परिणाम होता है। ऑप्शंस देखिए, प्रतिमानता, संघर्ष, विचलन, अराजकता। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिमानता। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पार्सन्स के अनुसार व्यवस्था का निर्माण करने वाला तत्व क्या है?
जो व्यवस्था है, सिस्टम, उसका निर्माण करने वाला तत्व क्या है, किसे बताते हैं पार्सन्स? ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में है प्रकार, क्रिया, भूमिका, परिस्थिति। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? किसको व्यवस्था का निर्माण करने वाला तत्व बताया है पार्सन्स ने? क्रिया को। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं पार्सन्स, जो समाज शास्त्र है, वे कहते हैं समाज शास्त्र के बारे में क्या बात करते हैं पार्सन्स? समाज शास्त्र को अंतरक्रिया की भूमिका की व्यवस्था बताया है। समाज शास्त्र अंतरक्रिया की भूमिका की क्या है? भूमिकाओं की अंतरक्रिया की व्यवस्था है। ठीक है, यूँ कहें तो समाज शास्त्र भूमिकाओं की अंतरक्रिया की क्या है? व्यवस्था है। अब यहाँ पर पार्सन्स क्या कहते हैं? जो अंतरक्रियाएं होती हैं, ये अंतरक्रियाएं किसी व्यक्ति या समूह के बीच में नहीं होती है, बल्कि ये जो अंतरक्रियाएं होती हैं वे परिस्थितियों के बीच में होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अंतरक्रियाओं को ये व्यक्ति या समूहों के बीच में नहीं देख रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि ये अंतरक्रियाएं परिस्थितियों के बीच में होती हैं और व्यक्ति जो समाज के मानक मूल्य होते हैं उनके अनुसार ही व्यवहार करता है। और जब ये अंतरक्रियाएं होती हैं, जब इनमें निरंतरता हो जाती है, यानी कि बार बार अंतरक्रियाएं हो रही हैं, तो यही अंतरक्रियाएं आगे जाकर प्रतिमानित संबंधों का निर्माण करती हैं और यही प्रतिमानित संबंध संस्था का रूप ले लेते हैं और अवधारणात्मक रूप पर इसे अगर स्तर पर देखें तो यही सामाजिक व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अंतरक्रिया की बात कर रहे हैं वे परिस्थितियों के बारे में बात कर रहे हैं कि परिस्थितियों के बीच में अंतरक्रिया होती है और जो व्यक्ति होते हैं वे समाज के मानक मूल्यों के अनुसार ही क्या करते हैं? भूमिकाओं को पूरा करते हैं। और अंतरक्रियाएं जब व्यक्ति करता है तो जब उस अंतरक्रियाओं में निरंतरता होती है, यानी कि बार बार अंतरक्रियाएं हो रही हैं, तो एक तरीके का यह प्रतिमान रूप ले लेती हैं, प्रतिमानित संबंधों का निर्माण करती हैं और यही आगे जाकर प्रतिमानित संबंध ही आगे जाकर क्या करते हैं? संस्था का रूप ले लेते हैं और इन्हीं को जब हम अवधारणात्मक स्तर पर देखते हैं तो ये सामाजिक व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्रिया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन समाजशास्त्र को विज्ञान एवं कला दोनों ही मानता है? समाजशास्त्र को विज्ञान और कला दोनों किसने बताया है? ऑप्शंस में है बियरस्टेट, बोटोमोर, कॉल पियर्सन, किंग्सले डेविस। तो यहाँ पर फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोटोमोर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी कुछ बुक्स के बारे में बात की जाए तो क्लास इन मॉडर्न सोसाइटी, पहली क्या है? क्लास इन मॉडर्न सोसाइटी। नेक्स्ट है इलिट्स एंड सोसाइटी, नेक्स्ट क्या है? इलिट्स एंड सोसाइटी। एंड थर्ड जो बुक है इंपॉर्टेंट, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, ये बोटोमोर की कुछ बुक्स थी। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है E.S. बोगार्डस निम्न अवधारणाओं में से किससे संबंधित है? ऑप्शंस में है सामाजिक व्याधिकीय, सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक मानव विज्ञान, सामाजिक दूरी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक दूरी। E.S. बोगार्डस का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से विचलन का अध्ययन किसने किया है? संरचनात्मक प्रकारात्मक दृष्टिकोण से विचलन की जो स्टडी है वो किसने की है? ऑप्शंस में है किंग्सले डेविस, E.H. सदरलैंड, R.K. मर्टन, W.E. मुरे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? R.K. मर्टन। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विचलन की सबसे पहले बात मर्टन ने की थी 1938 में। बुक का नाम क्या है? सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर में सबसे पहले विचलन की बात मर्टन ने की थी। और विचलन को अगर हम कहें तो क्या है, साधारण अर्थों में समझने का अगर कोशिश करें तो विचलन क्या है? समाज के नियमों व जो मानक पाए जाते हैं उनके अनुरूप जब व्यक्ति आचरण नहीं करता है तो वो विचलन कहलाता है। ठीक, और मर्टन के लिए जो विचलन है वो विचलन के लिए जो कारण मानते हैं मर्टन, समाज या सामाजिक संरचना। ठीक है, विचलन के लिए मर्टन समाज और सामाजिक संरचना को उत्तरदायी मानते हैं, कारण मानते हैं। ठीक है, तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने भारतीय समाज को जाति समाज के रूप में समझा है? भारतीय समाज को जाति समाज के रूप में किसने बात की है?
ऑप्शंस में देखिए, आंद्रे बेते, लुइस ड्यूमो, जे मर्डॉक, ई कैथरीन गफ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? लुइस ड्यूमो, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस समाजशास्त्री ने कृषक समाज की अवधारणा प्रस्तुत की है? कृषक समाज, ठीक है। ऑप्शंस देखिए, डी.एन. धनाग्रे, रॉबर्ट रेडफील्ड, मैक्स वेबर, टॉनीज। तो यहाँ पर कृषक समाज का कॉन्सेप्ट किसने दिया हुआ है, बताइए? रॉबर्ट रेडफील्ड ने, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज का कॉन्सेप्ट दिया था और इन्होंने ही औपचारिक व व्यवस्थित अध्ययन शुरू किया था कृषक समाज का, ठीक है। और ये कृषक समाज के चूँकि अवधारणा दी थी तो ये जनक माने जाते हैं, ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड। और इनके अगर हम बात की जाए कि इन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, किस बुक में बात की है, तो पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर, ध्यान रखिएगा बुक का नाम क्या है, पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर, जिसमें कि उन्होंने कृषक समाज की अवधारणा दी हुई थी। और ये यानी कि जो रॉबर्ट रेडफील्ड हैं वो कृषक समाज को कैसा समाज बताते हैं कि कृषक समाज एक अवशिष्ट समाज है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कृषक समाज को ये अवशिष्ट समाज बताते हैं। अवशिष्ट समाज क्या है? जब ग्रामीण समाज को, रूरल सोसाइटी को ट्राइबल सोसाइटी से हम अलग कर देते हैं, ठीक है, ग्रामीण समाज को जब जनजातीय समाज से अलग कर देते हैं तो जो कुछ भी पार्ट बचता है वो क्या कहलाता है? कृषक समाज कहलाता है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, कृषक समाज को अवशिष्ट समाज किसने कहा है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी समस्या नगरीकरण की देन है? गरीबी, अपराध, मलिन बस्तियां, पर्यावरण प्रदूषण। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, आरक्षण ने पिछड़ेपन के लिए दौड़ को प्रोत्साहित किया है, किसने कहा है? ऑप्शंस में है एम.एन. श्रीनिवास, आंद्रे बेते, एस.सी. राव, योगेंद्र सिंह। आरक्षण ने पिछड़ेपन के लिए दौड़ को प्रोत्साहित किया है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने कहा है ऐसा? बताइए, आप लोगों को पहले बताया जा चुका है। यहाँ पर राइट आंसर आंद्रे बेते हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन जो है उन पर देखना है, विचार करना है, क्या है? विलासीय वर्ग की विशेषताओं से संबंधित कौन सा यहाँ पर सही है, ये बताना है, ठीक है। तो जो विलासीय वर्ग है, ये जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, टी वेबलन ने विकसित की है, पहला ये है। दूसरा है, यह वर्ग जो विलासीय वर्ग होता है उत्पादन में योगदान नहीं करता। तीसरा है, यह वर्ग यानी कि विलासीय वर्ग दर्शकीय उपभोग करता है, ठीक है, दिखावे के लिए। एंड लास्ट है, इन वर्ग के पास राजनीतिक शक्ति होती है। तो यहाँ पर विलासीय वर्ग की विशेषताओं को बताना है क्या है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट टी वेबलन का है और ये जो वर्ग है, विलासी वर्ग, उत्पादन में योगदान नहीं करता है, जो उपभोग करता है वो दिखावे के लिए करता है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वेबलन की बात की जाए तो इन्होंने तकनीकी, ठीक है, टेक्नोलॉजी को सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण बताया था। आपको याद आए तो सोशल चेंज से रिलेटेड जो वीडियो थी उसमें क्वेश्चंस आए थे जिसमें आप लोगों को बताया गया था। तकनीकी को सामाजिक परिवर्तन का ये मुख्य कारण बताते हैं और इन्होंने तकनीकी विलासी वर्ग का अभी बताया या अवधारणा दी हुई है। और ये यानी कि जो वेबलन है वो तकनीकी निर्धारणवादी में आते हैं, ठीक है। किस में आते हैं? तकनीकी निर्धारणवादी में आते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा यहाँ पर युग्म गलत है? कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। अब देखिए, योग्यता तंत्र की बात माइकल यंग, प्रकार्यात्मक आवश्यकता पार्सन्स, शासक वर्ग मोस्का, वर्ग विहीन समाज की बात मार्क्स ने की है। अब गलत बताना है तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्रकार्यात्मक आवश्यकता, ठीक है। पार्सन्स की जगह क्या होगा, कमेंट करके आप बताइएगा। नेक्स्ट है, किसने मद्रास की शाना जाति का अध्ययन किया है? ऑप्शंस में है V.F. रॉव, लॉयड रुडोल्फ, ऑस्कर लेविस या फिर इनमें से कोई नहीं। मद्रास की शाना जाति पर अध्ययन किसका था?
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? लॉयड रुडोल्फ, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शाना जाति एक निम्न जाति है और इसका व्यवसाय क्या था? ताड़ी, यानी कि वहाँ पर स्थानीय भाषा में उसे शराब कहते हैं। इसके अलावा शराब बनाने के अलावा, ताड़ी बनाने के अलावा गुड़ बनाना भी क्या था? इनका मुख्य व्यवसाय था। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डेविड हार्डीमैन ने कृषक वर्गों का विभाजन किया, निम्न में से कौन सा सही कौन सा नहीं है उसमें से? ठीक है, ऑप्शंस में है धनी किसान, मध्यम किसान, दरिद्र किसान, मजदूर किसान। तो डेविड हार्डीमैन ने जो कृषक वर्गों का जो क्लासिफिकेशन किया था उसमें से कौन सा एक नहीं है, जिसकी बात इन्होंने नहीं की है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मजदूर किसान की बात इन्होंने नहीं की है। धनी, मध्यम, दरिद्र किसान की इन्होंने बात की है। डेविड हार्डीमैन का जो अध्ययन था गुजरात पर था, उन्होंने गुजरात पर अध्ययन किया था और वहाँ के जो कृषक वर्ग थे उनको उनकी जोत भूमि के आधार पर ये जो क्लासिफिकेशन है वो दिया हुआ था और तीन उसका क्लासिफिकेशन किया था, धनी कृषक में, मध्यम में और दरिद्र कृषक में। ठीक है, तो ऑप्शन डी मजदूर किसान की उन्होंने बात नहीं की है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से, ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन गलत है। ठीक है, ये हटा दीजिए, यहाँ पर ऐड करिए मॉर्गेट स्टेसी। ठीक है, मॉर्गेट स्टेसी ने कामगार वर्ग के 3 वर्ग बताए हैं, निम्न में से कौन सा नहीं है? ऑप्शंस में है सम्मान योग्य कामगार वर्ग, साधारण कामगार वर्ग, निम्न कामगार वर्ग, मध्यम कामगार वर्ग। मॉर्गेट स्टेसी, ठीक है, तो किसकी बात उन्होंने नहीं की है बताइए? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? मध्यम कामगार वर्ग की बात उन्होंने नहीं की है, बाकी 3 सही हैं। 1950 में इन्होंने अमेरिका के वानबरी का अध्ययन किया था। कब? 1950 में अमेरिका के वानबरी पर इनका अध्ययन था और वो वहाँ पर इन्होंने मैनुअल क्लास यानी कि कामगार वर्ग की बात की थी, जिसमें से इन तीनों क्लासेस की बात इन्होंने की हुई है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, यह तर्क किसने प्रस्तुत किया है कि परिवार फैक्ट्रियाँ हैं जो कि मानव व्यक्तियों को उत्पादित करती हैं? परिवार को फैक्ट्री बताया, कारखाने बताया जो कि मानव व्यक्तियों को उत्पादित करती है। ऑप्शंस में है मॉर्गन, डेविस, पार्सन्स, मैकेवर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पार्सन्स। नेक्स्ट है, यदि कोई पुरुष एक समय में एक ही स्त्री से विवाह करता है परंतु तलाक एवं पुनर्विवाह के मामले में पर्याप्त शिथिलता बरतता है तो यह व्यवहार क्या कहलाएगा? इसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शंस में है एक विवाह, क्रमिक एकल विवाह, बहुभार्यता या फिर क्रमिक बहुभार्यता। तो ये क्या कहलाएगा? क्रमिक एकल विवाह। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने परिवारों के अध्ययन के आधार पर परिवार के 2 वर्गीकरण दिए हैं? सदस्यों के बीच संबंधों पर आधारित, दूसरा अन्य परिवारों के साथ संबंध पर आधारित। ऑप्शंस में है इरावती कार्वे, AR देसाई, IP देसाई, KM कपाड़िया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? किसका ये क्लासिफिकेशन था? सदस्यों के बीच संबंधों पर आधारित, दूसरा अन्य परिवारों के साथ संबंधों पर आधारित। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? IP देसाई। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1956 में 423 परिवारों का इन्होंने अध्ययन किया था IP देसाई ने और परिवार का इस तरीके से 2 तरीके से क्लासिफिकेशन किया हुआ है इन्होंने। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि औद्योगिकीकरण ने नाभिकीय परिवार को नहीं उत्पन्न किया है बल्कि नाभिकीय परिवार ने औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने में सहयोग किया है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, VG गुडे, माइकल यंग, पीटर लॉसलेट, हेनरी मैन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? पीटर लॉसलेट। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनकी बुक का नाम क्या है? हाउस होल्ड एंड फैमिली इन द पास्ट।
हाउस होल्ड एंड फैमिली इन द पास्ट, ये इनकी बुक का नाम है, पीटर लॉसलेट की बुक का। और इन्होंने इंग्लैंड के पूर्व औद्योगिक समाज का, ठीक है, पूर्व औद्योगिक इंग्लैंड में अगर कहें तो वहाँ पर इन्होंने परिवार का जो आकार था या परिवार की जो बनावट था उसका अध्ययन किया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसे सांस्कृतिक निर्धारणवादी कहा जाता है? ऑप्शंस में देखिए क्या क्या हैं, क्रोबर, कॉर्डिनर, आर.के. मर्टन, टाइलर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सांस्कृतिक निर्धारणवादी किसे कहेंगे हम, किसे कहा जाता है? कॉर्डिनर को। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कॉर्डिनर ने व्यक्तित्व के निर्माण में संस्कृति को महत्वपूर्ण बताया था कि संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में, ठीक है। और इनका जो कॉन्सेप्ट है, मतलब कि इन्होंने जो अवधारणा दी थी मूल व्यक्तित्व की दी थी, ठीक है। बेसिक पर्सनैलिटी का इनका कॉन्सेप्ट है। मूल व्यक्तित्व की अवधारणा पूछा जाए किसकी है? कॉर्डिनर की है, याद रखिएगा, ठीक है। और व्यक्तित्व के निर्माण में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ऐसा इनका कहना है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि विवाह नाम की संस्था से पत्नी एवं बच्चों के रूप में मुफ्त में मजदूर मिलते हैं? ऑप्शंस में है कार्ल मार्क्स, मेलिनोवस्की, एफ एंजल्स, पार्सन्स। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, किसका कहना है? एफ एंजल्स का कहना है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने समाजशास्त्र को सामाजिक विचार एवं पूर्वाग्रहों को चुनौती देने का साधन माना है? समाजशास्त्र को सामाजिक विचार एवं पूर्वाग्रहों को चुनौती देने का साधन माना है। ऑप्शंस में है रॉबर्ट पार्क, C.W. मिल्स, टॉयनबी, जॉर्ज सिमिल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? C.W. मिल्स। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मिल्स के अगर कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो पावर इलेट, ठीक है, पावर इलेट इनका कॉन्सेप्ट है। बुक्स की बात की जाए तो वाइट कॉलर, ठीक है, एक बुक का नाम क्या है? वाइट कॉलर। सेकंड है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, ठीक है, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। एंड जो थर्ड बुक है इंपॉर्टेंट, द पावर इलेट, ठीक है, द पावर इलेट, ये इनकी कुछ बुक्स थी। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही है? देखते हैं। ए क्या कह रहा है? राज्य का नियम समाज की स्वीकृति के बिना लागू हो सकता है। ऑप्शन बी, इसका लक्ष्य राजनीतिक हितों के लिए समुदाय को संगठित करना है। यह समाज से पहले से ही अस्तित्व में है, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? राज्य का नियम समाज की स्वीकृति के बिना ही लागू हो सकता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही है? देखते हैं। पहला क्या है? पूंजीवाद की उपज है पर एक संस्कृति विहीन सभ्यता। पूंजीवाद की उपज है एक सभ्यतावादी संस्कृति। पूंजीवाद ने प्रगति को उत्प्रेरित किया है। पूंजीवाद ने मालिक और मजदूर के बीच अंतर बढ़ाया है। सही बताना है क्या है? तो यहाँ पर पूंजीवाद की उपज है एक संस्कृति विहीन सभ्यता। पूंजीवाद की उपज है एक सभ्यतावादी संस्कृति। एंड पूंजीवाद ने प्रगति को उत्प्रेरित किया है, ठीक है। यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी, ठीक है। ये वाला नहीं होगा, थर्ड वाला नहीं होगा। पूंजीवाद ने मालिक और मजदूर के बीच में क्या है? अंतर को बढ़ाया है। यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तो सेकंड नहीं है, हाँ, फर्स्ट है, थर्ड है, फोर्थ है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ राइट है। नेक्स्ट है, राज्य ने ही ईश्वर को निर्मित किया है और राज्य ना ही ईश्वर के निर्मित है और ना ही श्रेष्ठ शक्तियों का परिणाम है, ना ही यह क्रांति का सृजन है और ना ही परिवार का विस्तार है। यह कहना किसका है? ठीक है, राज्य ना ही ईश्वर की निर्मित है और ना ही श्रेष्ठ शक्तियों का परिणाम है, ना ही यह क्रांति का सृजन है और ना ही परिवार का यह विस्तार है। ऑप्शंस में है बर्जेस, गॉर्डनर, ग्रीन, फ्रेजर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा?
किसका कहना है? फ्रेजर का कहना है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसने मिल्स के इस विचार पर असहमति व्यक्त की है कि सत्ता किसी एक समूह के हाथ में होती है? मिल्स के इस विचार पर असहमति व्यक्त करते हुए कहते हैं कि सत्ता किसी एक समूह के हाथ में होती है। इस पर उन्होंने असहमति व्यक्त की है। ऑप्शंस में है कार्ल मार्क्स, पेरेटो, मोस्का और लास्ट में है अर्नोल्ड एम रोज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, अर्नोल्ड एम रोज होगा यहाँ पर राइट आंसर। इनकी बुक की नाम की बात की जाए तो द पावर स्ट्रक्चर है, द पावर स्ट्रक्चर है, और अमेरिकी शक्ति संरचना का इन्होंने अध्ययन किया था। और इनका कहना क्या था कि समाज में कई तरीके के अभिजन होते हैं और उन सभी अभिजनों के अलग अलग क्षेत्रों में क्या होता है, उन सभी का अलग अलग क्षेत्रों में क्या होता है, प्रभाव होता है। और ये सभी अभिजन कोई अपनी राजनीतिक शक्ति के कारण, कोई अपनी आर्थिक शक्ति के कारण, या फिर कोई अपनी सैनिक शक्ति के कारण अपने हितों को समाज में, अपने हितों को बचाए रखने व उसे बनाए रखने का ये सभी क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो कई तरीके के इन्होंने क्या बोला है, अभिजन होते हैं समाज में। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, एक समाज को जब सामाजिक गतिशीलता की रुकावटों की अनुपस्थिति से विशेषीकृत किया जाता है तो उसे कहते हैं। ऑप्शंस में है आदर्श समाज, गतिशील समाज, बंद समाज या फिर खुला समाज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ये कैसा समाज कहलाएगा? खुला समाज। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके अनुसार शहर का उद्भव आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकता पूर्ति के लिए हुआ है? शहर का उद्भव आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकता पूर्ति के लिए हुआ है, किसका कहना है? ऑप्शंस में है फेलिन, वॉल्टर, क्रिस्टोलर, हर्ड, एमएसए राव। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, किसका कहना है? हर्ड का कहना है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से यहाँ पर कौन सा सही नहीं है? फील्ड वर्क है, पूछा गया है। बीसी पाड़ा जो कि उड़ीसा में है, उसका अध्ययन एफजी बेली, शाहबाद सच्चिदानंद, कुंबापेटी तंजौर पर फील्ड वर्क कैथलीन गफ, यादवपुर दिल्ली पर ओवन लेच। किसका सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो यादवपुर दिल्ली ओवन लेच ये गलत है, ठीक है, ये सही नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यादवपुर, दिल्ली के यादवपुर पर फील्ड वर्क एमएसए राव का है, ठीक है, किसका है? एमएसए राव का है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, कौन सा सामाजिक स्त्रीकरण के स्वरूप है? ऑप्शंस में है आय समूह, जमींदारी और असामी, जाति तथा वर्ग, प्रजाति समूह। स्ट्रैटिफिकेशन का पूछा है, स्वरूप कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बताइए? जाति तथा वर्ग। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आरक्षण ने जातिवाद को बढ़ावा दिया है, किसका कहना है? ऑप्शंस में देखिए, जीएस घुरिये, एमएन श्रीनिवास, डीएन मजूमदार, एसएल कालिया। तो यहाँ पर आरक्षण ने जातिवाद को बढ़ावा दिया है, बताइए किसका कहना है? एमएन श्रीनिवास का। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका कथन है कि राजनीति के लिए जाति तथा जाति के लिए राजनीति इससे पहले इतनी महत्वपूर्ण कभी नहीं हुई? ऑप्शंस में है मॉरिस, जोन्स, रजनी कोठारी, रोडोल्फ, रॉबर्ट डहल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, किसका कहना है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बताइए? मॉरिस जोन्स का कहना है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप के मुसलमानों में कौन सी व्यवस्था पाई जाती है? ऑप्शंस में है मातृवंशीय तथा मातृस्थानी, पितृवंशीय तथा पितृस्थानी, मातृवंशीय तथा द्विस्थानी, पितृवंशीय तथा नवस्थानी। तो लक्षद्वीप के मुसलमानों में व्यवस्था पूछी गई, कौन सी व्यवस्था पाई जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा?
मातृवंशी तथा द्विस्थानी, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेविरेट का अर्थ होता है देवर विवाह। यह सामान्यतः किन समाजों में पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, द्विवंशीय समाज, मातृवंशीय समाज, जनजातीय समाजों में या फिर पितृवंशीय समाजों में। देवर विवाह या लेविरेट जो प्रथा है वो किन समाजों में पाई जाती है, बताइए। पितृवंशीय समाजों में, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लेविरेट प्रथा की बात की जाए तो इसमें होता क्या है, जब एक विधवा अपने मृत पति, जो उसका पति मर चुका है, मृत पति के किसी भाई के साथ विवाह करती है, तो यह जो विवाह होता है, ये जो प्रथा पाई जाती है वो लेविरेट पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर अगर बात की जाए कि अगर कहा जाए कि मतलब कि जो उसका विवाह है विधवा का, वह जो विधवा है वो अपने मृत पति के बड़े भाई से उसके साथ विवाह होता है, बड़े भाई के साथ, तो ये विवाह क्या कहलाता है? ज्येष्ठ विवाह कहलाता है। और जब मृत पति के छोटे भाई के साथ विधवा का विवाह होता है तो ये विवाह क्या कहलाता है? देवर विवाह कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा पति भ्राता विवाह भी ये कहलाता है, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसने परिवार को संघर्ष का एक केंद्र माना है? संघर्ष का केंद्र परिवार को माना है किसने? ऑप्शंस में है मर्डॉक, हॉटमैन, मार्क्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? किसने परिवार को संघर्ष का केंद्र माना है, बताइए। ऑप्शन बी हॉटमैन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह समाज गरीब है जो भोजन, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और मनोरंजन के न्यूनतम स्तर से वंचित है। किसने कहा है? ऑप्शंस में है गिलिन एंड गिलिन, जे.जी. गोडार्ट, इलियट एंड मेरिल, माइकल हैरिंगटन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऐसा समाज गरीब है जो भोजन, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा, मनोरंजन, ये इसके न्यूनतम स्तर से भी वंचित है, सब प्रोवाइड नहीं है वहाँ पर। ठीक है, सुविधाएं नहीं हैं वहाँ के लोगों में। तो ये कहना किसका है, बताइए। माइकल हैरिंगटन का, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक साथ काम करने, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने और अन्य व्यक्तियों की कल्याणकारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कार्य करने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। ऑप्शंस में हैं C.H. कूले, बोगार्डस, किंग्सले डेविस, मीड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक साथ काम करने, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने और अन्य व्यक्तियों की कल्याणकारी आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर के जो भी कार्य करने की प्रक्रिया है वो समाजीकरण कहलाती है। समाजीकरण किस तरीके से परिभाषा किसने दी है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बोगार्डस, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परिवार का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य है। ऑप्शंस में देखिए, घर की व्यवस्था, सदस्यों के भोजन की व्यवस्था, संतानोत्पत्ति और संतान का पालन पोषण, आजीविका कमाना। तो यहाँ पर सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? संतानोत्पत्ति और संतान का पालन पोषण, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसके द्वारा पुरुष के एकाधिकार की भावना और ईर्ष्या को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण बताया गया है? ऑप्शंस में है वेस्टरमार्क, ब्रिफॉल्ट, मॉर्गन, टाइलर। परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण पुरुष की एकाधिकार की भावना और ईर्ष्या है। ठीक है, बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? किसका कहना है? वेस्टरमार्क, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? ई गॉफमैन के अनुसार सामाजिक भूमिका की अवधारणा का उद्गम है नाटकीय प्रतिवेश, सामाजिक जीवन, भूमिका अनुकूलन प्रक्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? नाटकीय प्रतिवेश, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनके कॉन्सेप्ट्स की बात की जाए तो स्टिग्मा कलंक की अवधारणा है इनकी, संपूर्ण संस्था की बात इन्होंने की है, टोटल इंस्टीट्यूशन की बात की है इन्होंने। बुक्स की बात की जाए कुछ जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि एनकाउंटर्स है, ठीक है, एनकाउंटर्स है। द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। एंड थर्ड है इंपॉर्टेंट असाइलम, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनकी बुक्स थी। स्टिग्मा कलंक की अवधारणा और संपूर्ण संस्था की भी अवधारणा आपको ध्यान रखनी है, गॉफमैन की है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, ऐसी परिस्थिति जिसके अतिरिक्त व्यक्ति के पास कोई विकल्प नहीं है वो क्या कहलाती है? ऐसी परिस्थिति जिसके अतिरिक्त व्यक्ति के पास कोई विकल्प नहीं है। ऑप्शंस में है प्रदत्त परिस्थिति, प्रमुख परिस्थिति, अर्जित परिस्थिति या फिर प्रधान परिस्थिति। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? प्रदत्त परिस्थिति, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके द्वारा प्रदत्त परिस्थिति को पुनर्बल प्राप्त होता है? इनमें से किसके द्वारा? जाति, वर्ग, धर्म, राज्य। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? जाति, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूमिका के बारे में निम्न में से कौन से कथन यहाँ पर सही हैं? पहला है, भूमिका वह कार्य है जिसे एक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप संपन्न करता है। दूसरा है, भूमिका का परिस्थिति से कोई संबंध नहीं होता, भूमिका का परिस्थिति से कोई संबंध नहीं होता, ये है। तीसरा क्या कह रहा है? भूमिका स्थिर है। चौथा, भूमिकाओं के निर्वाह से समाज में प्रकार्यात्मक आवश्यकता पूरी होती है। तो सही बताना है भूमिका के बारे में कौन सा सही है। तो भूमिका वह कार्य है जिसे एक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप निभाता है, पूरा करता है, और भूमिकाओं के निर्वाह से समाज में प्रकार्यात्मक आवश्यकता पूरी होती है। यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये गलत है, देखिए, भूमिका का परिस्थिति से कोई संबंध नहीं होता है, गलत है, ठीक है। भूमिका स्थिर है, ये भी गलत है। फर्स्ट एंड फोर्थ यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी विश्वविद्यालय द्वारा किसी व्यक्ति को प्राप्त डीलेट की मानद उपाधि होती है, क्या होगी ये? भूमिका रहित परिस्थिति, भूमिका सहित परिस्थिति, परिस्थिति रहित भूमिका, या फिर इनमें से कोई नहीं। किसी विश्वविद्यालय द्वारा किसी व्यक्ति को प्राप्त डीलेट की जो मानद उपाधि है वो क्या, किस में आएगी, किस श्रेणी में आएगी? तो ये क्या कहलाएगी? भूमिका रहित परिस्थिति, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ध्रुवीय परिस्थिति के उदाहरण है? सही उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से चयन करें। पहला है भाई, दूसरा है जजमान, तीसरा है पति पत्नी, चौथा है माता पिता, ठीक है। तो यहाँ पर ध्रुवीय परिस्थिति में कौन कौन आएंगे? तो थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि केवल थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन बी इसमें आएगा। जो ध्रुवीय परिस्थिति का कॉन्सेप्ट है ये अगर पूछा जाए तो रॉबर्ट बियरस्टेट का है। किसका है? रॉबर्ट बियरस्टेट का है। ऐसी परिस्थितियाँ जोड़े में होती हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट किसका है? रॉबर्ट बियरस्टेट का है। जोड़े में परिस्थितियाँ होती हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि विज्ञान का संबंध वैज्ञानिक पद्धति से है ना कि अध्ययन विषय से? ऑप्शंस में है ग्रीन, स्टुअर्ट चेज, मोन्जर, गुडे। तो विज्ञान का संबंध वैज्ञानिक पद्धति से है ना कि अध्ययन विषय से। बताइए किसका कहना है, आंसर दीजिए। स्टुअर्ट चेज, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि कम संख्या वाली जाति भी संगठन एवं एकता के बल पर प्रभुत्व हो सकती है, प्रभु हो सकती है। कम संख्या वाली जाति, ठीक है, वो भी संगठन और एकता के बल पर प्रभु हो सकती है। ऑप्शंस में है योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, डी.एन. मजूमदार। तो बताइए किसका कहना है? राइट आंसर बताइए किसका होगा, कौन सा ऑप्शन होगा राइट आंसर?
योगेंद्र सिंह। ठीक है, किसका हो जाएगा? योगेंद्र सिंह यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डोमिनेंट कास्ट की बात की जाए, प्रभुत्व जाति या प्रभु जाति की जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, वो किसने दिया हुआ है? एम एन श्रीनिवास ने दिया हुआ है। कहाँ पर अध्ययन किया था इन्होंने? रामपुरा गांव का अध्ययन था इनका। ठीक है, जहाँ पर उन्होंने प्रभुत्व जाति की बात की है। किस बुक के अंदर इन्होंने डोमिनेंट कास्ट की बात की है? तो बुक का नाम क्या है? द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा। द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा बुक किसकी है? एम एन श्रीनिवास की है। इस बुक में ही इन्होंने डोमिनेंट कास्ट यानी कि प्रभुत्व जाति या प्रभु जाति की अवधारणा दी है। और अध्ययन कहाँ पर किया था? गांव पर, तो रामपुरा गांव है। ठीक है, योगेंद्र सिंह के साथ एक नाम आपको और याद रखना है, दीपांकर गुप्ता। ठीक है, योगेंद्र सिंह प्लस दीपांकर गुप्ता, इन दोनों का ही यही मानना था कि कम संख्या वाली जाति भी संगठन और एकता के बल पर प्रभुत्व या प्रभु जाति हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कृषक समाज को आधा समाज कहा है? कृषक समाज को आधा समाज कहने वाले कौन हैं? ऑप्शंस में है क्रोबर, रॉबर्ट रेडफील्ड, जॉर्ज फोस्टर, ऑस्कर लेविस। बताइए। क्रोबर है, रेडफील्ड है, जॉर्ज फोस्टर है, ऑस्कर लेविस है। कृषक समाज आधा समाज है, किसने कहा है? ऑप्शन सी जॉर्ज फोस्टर। जॉर्ज फोस्टर का कहना है ये। ठीक है, ये क्या कहते हैं? किसी भी वृहद समाज, जो बड़ा समाज है, उसका निर्माण दो भागों में ये विभाजित करते हैं, या दो लोगों से या दो समूहों से मिलकर बना है। ठीक है, एक समूह कौन सा है? जो कि खेतों में काम करने वाला है, फसल उगाने वाला है। ठीक है, और ये लोग जो कि फसल उगाने वाले हैं, खेतों में काम करते हैं, ऐसे लोग कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं। दूसरी ओर शहरी इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं वो उच्च वर्ग में आते हैं। दूसरा क्या है? उच्च वर्ग है, जो कि शहरी इलाकों में रहता है। पहला क्या है? खेतों में काम करने वाला वर्ग, फसल उगाने वाला वर्ग, ऐसे भी ले सकते हैं, जो कि गांव में रहते हैं। ठीक है, और चूंकि ये दोनों ही हैं, तो इसमें इन्होंने बोला कि जो कृषक समाज है, जो कि खेती करता है, गांव में रहता है, इसी वजह से इन्होंने कहा कि कृषक समाज क्या है? आधा समाज है। हम जब एक बड़े समाज को हम बांटेंगे दो क्लास में, तो एक क्या है? जो कि गाँव में रह रहा है, खेती कर रहा है। दूसरा क्या है? शहरी इलाकों में रहने वाला उच्च वर्ग। तो इसी वजह से ये कृषक समाज को आधा समाज कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसने समुदाय को 3 भागों में विभाजित किया है? ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय व क्षेत्रीय समुदाय। ऑप्शंस में है मैकेवर एंड पेज, किंग्सले डेविस, ऑस्कर लेविस, हैगेट। तो बताइए, समुदाय का इस तरीके से क्लासिफिकेशन या 3 भागों में इन्होंने वर्गीकरण किसका है? ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय व क्षेत्रीय समुदाय। बताइए। मैकेवर एंड पेज, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस बुक में इन्होंने कम्युनिटी की बात की है? सोसाइटी बुक। ठीक है, इनकी बुक है सोसाइटी, मैकेवर पेज की। आप समुदाय की क्या परिभाषा देते हैं? ये कहते हैं जब किसी छोटे या बड़े समूह के सदस्य इस प्रकार साथ साथ रहते हैं कि वे किसी विशेष प्रकार के हितों में भागीदारी नहीं करते हैं, बल्कि जो सामान्य जीवन की कुछ आधारभूत जो दशाएं होती हैं उनमें ही वे भागीदारी करते हैं, भाग लेते हैं, उनको ही इन्होंने क्या कहा है? कम्युनिटी कहा है। और ये मैकेवर पेज कम्युनिटी के 2 आधार की बात करते हैं। समुदाय के 2 आधार होते हैं। पहला बताते हैं स्थानीयता और दूसरा बताते हैं सामुदायिक भावना, वी फीलिंग। ठीक है, मैकेवर ने समुदाय के 2 आधार बताए हैं, स्थानीयता और सामुदायिक भावना। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।